सोचिए जरा, एक देश और उसके सामने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन शतरंज की बिसातें बिछी हुई हैं और तीनों पर उसे एक साथ खेलना है। आज हम बात कर रहे हैं भारत की इसी कमाल की जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की, जहां हर एक चाल देश का भविष्य तय कर सकती है। तो सवाल यही है, आखिर कोई भी देश एक साथ तीन तीन चेसबोर्ड पर चल रहा ये गेम जीत कैसे सकता है? यही वो सवाल है जो हमें भारत की मौजूदा फॉरेन पॉलिसी की गहराई में ले जाएगा। तो देखिए, भारत के सामने ये तीन मोर्चे हैं और तीनों खेल एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पहला है डिप्लोमेटिक गेम, एक ऐसे दोस्त के साथ जिसकी अगली चाल कोई नहीं जानता है। दूसरा है मिलिट्री गेम, एक पुराने दुश्मन के साथ जहां बॉर्डर पर टेंशन हमेशा हाई रहती है। और तीसरा यह है रिसोर्स का खेल, एक ऐसे पड़ोसी के साथ जो अब पानी को ही हथियार बना रहा है। चलिए एक एक करके इन तीनों खेलों को समझते हैं। तो चलिए पहली बिसात की बात करते हैं। यह है डिप्लोमेटिक गेम और इसका सीधा कनेक्शन है भारत और उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तों से। यह एक ऐसा खेल था जहां जीत का मतलब था सीधी टक्कर से बचना। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप पब्लिक में कहते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी से बात की और रूसी तेल खरीदने से मना किया। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार साफ साफ कहती है कि ऐसी कोई फोन कॉल हुई ही नहीं। इस एक घटना से ही अंदाजा लग जाता है कि उस वक्त अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करना कितना मुश्किल रहा होगा। तो सवाल यह है कि भारत ने इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया। भारत के पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी कमल सिब्बल की एक बात से पूरी स्ट्रैटेजी साफ हो जाती है। उन्होंने कहा, जब तक कोई पक्की ट्रेड डील ना हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप से बचना ही सबसे अच्छा है। मतलब संदेश बिल्कुल क्लियर था और भारत ने इसी स्ट्रैटेजी पर काम भी किया। हुआ ये कि पीएम मोदी ने मलेशिया में होने वाली आसियान समिट में जाने के बजाय उसे वर्चुअली अटेंड किया। ये एक बहुत ही सोची समझी डिप्लोमेटिक चाल थी ताकि किसी भी ऑकवर्ड सिचुएशन या सीधी मुलाकात से बचा जा सके। लेकिन इस डिप्लोमेटिक टेंशन का सीधा असर इकोनॉमी पर भी पड़ा। उस दौरान अमेरिका जाने वाले भारतीय एक्सपोर्ट में 37% की बड़ी गिरावट आई और ये आंकड़ा हमें बताता है कि सिर्फ बातों का खेल नहीं था, इसका सीधा असर भारत के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था। चलिए अब आते हैं दूसरी बिसात पर। यह है मिलिट्री का मोर्चा। कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूटेड इलाके सर क्रीक की। यह एक ऐसा गेम था जहां मिलिट्री पावर और स्ट्रेटेजिक पेशेंस दोनों का असली टेस्ट था। तो पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये सर क्रीक है क्या। देखिए, ये गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच एक 96 किलोमीटर लंबा पानी और दलदल वाला इलाका है। अब स्ट्रेटेजिकली ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि माना जाता है कि यहाँ जमीन के नीचे तेल और गैस का बहुत बड़ा खजाना छिपा है। तो यह मामला तब गरमाया जब सैटेलाइट इमेज से पता चला कि पाकिस्तान सर क्रीक के पास बड़ी तेजी से अपना मिलिट्री बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। जाहिर है इसे एक उकसाने वाले कदम की तरह देखा गया और अब भारत को जवाब तो देना ही था। और भारत का जवाब बहुत ही सीधा और सख्त था। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर का एक बयान ही काफी था। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से भी होकर गुजरता है। अब यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह पाकिस्तान के लिए एक खुली चेतावनी थी। मैसेज क्लियर था, सर क्रीक में कोई भी गड़बड़ की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि कुछ ही सालों में भारत की स्ट्रैटेजी में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। कहां 2006 में पीएम मनमोहन सिंह मिलकर एनर्जी रिसोर्स इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे और कहां 2025 में भारत उसी जगह पर त्रिशूल जैसी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। मतलब कॉपरेशन की कोशिश से सीधे पावर दिखाने तक का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था। अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे हैरान करने वाली बिसात पर। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक गेम। मतलब एक ऐसा खेल जहां एक कमजोर देश अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर पड़ोसी के खिलाफ एक ऐसा हथियार इस्तेमाल करता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। और यहां वो हथियार है पानी। इस पूरे खेल की चाबी छिपी है कुन्नार नदी की ज्योग्राफी में। देखिए, ये नदी निकलती तो पाकिस्तान से है, फिर अफगानिस्तान में बहती है और फिर वापस पाकिस्तान में चली जाती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को भी इसी से पानी मिलता है। और बस यही अनोखी लोकेशन अफगानिस्तान को एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक फायदा दे देती है। तो हुआ ये कि जब पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, तो जवाब में अफगानिस्तान ने इसी एडवांटेज को इस्तेमाल करने का फैसला किया। प्लान ये है कि कुनार नदी पर कई डैम बनाए जाएं ताकि पाकिस्तान जाने वाले पानी के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके।
अफगानिस्तान के वाटर एंड एनर्जी मिनिस्टर का बयान उनके इरादे बिल्कुल साफ कर देता है। वो कहते हैं अफगानों को अपने पानी को मैनेज करने का पूरा हक है। मतलब ये एक तरह से ऐलान है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये अफगानिस्तान का अपनी रक्षा में उठाया गया एक हिम्मत भरा कदम है, या फिर ये इस इलाके में एक नए और खतरनाक झगड़े की शुरुआत है, एक ऐसा झगड़ा जिसमें पानी को हथियार बनाया जाएगा। तो जब हम इन तीनों अलग अलग मोर्चों को, डिप्लोमैटिक, मिलिट्री और रिसोर्स, इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बड़ी पिक्चर सामने आती है। ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये सब मिलकर इस रीजन में पावर के नए रूल्स लिख रही हैं। इन सब एक्शन से एक नई स्ट्रेटेजिक प्लेबुक तैयार होती दिख रही है। इसमें डिप्लोमैटिक दांव-पेच हैं ताकि अनप्रिडिक्टेबल नेताओं से बचा जा सके। इसमें मिलिट्री की ताकत का प्रदर्शन है ताकि दुश्मन को डराकर रखा जा सके। और इसमें पानी जैसे नेचुरल रिसोर्स को हथियार बनाकर अपने हक के लिए लड़ना भी शामिल है। तो समझने वाली बात यह है कि ये तीनों कहानियां अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और ये इशारा करती हैं फॉरेन पॉलिसी के एक नए और ज़्यादा अग्रेसिव दौर की तरफ। एक ऐसा दौर जहां देश अपने फायदे के लिए पुराने तौर तरीकों से आगे बढ़कर कुछ भी करने को तैयार हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस बदलती दुनिया में जहां लड़ाई के नियम हर रोज़ बदल रहे हैं, ट्रेड और पानी के बाद देशों के बीच अगला नया हथियार क्या होगा?